हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है यूटेट पेपर फर्स्ट। और ये हम पेपर जो करने वाले हैं वो है 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम क्या करने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक कॉपी और पेन ले सकते हैं और उसमें आप सही प्रश्न के जवाब को दे सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उससे आप अपने तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। और अगर आप कॉपी और पेन नहीं ले रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 3 सी है जुंग और ऑप्शन डी है जे.एस. रॉस। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्राइड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आनुवांशिकता की, वातावरण की, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्यार्थी की शिक्षा में क्या आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है? ऑप्शन ए है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ऑप्शन बी है ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, ऑप्शन सी है सूचनाओं का ग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण और ऑप्शन डी है उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रसव पूर्व, बी है बचपन और सी है उत्तर बाल्य अवस्था और डी है पूर्व किशोरावस्था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी को क्या है, गर्भावस्था भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? तो ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्वानुक्रमिक अवस्था और ऑप्शन सी है औपचारिक परिचालन अवस्था और डी है ठोस परिचालन अवस्था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई है स्किनर द्वारा, ब्लैक द्वारा, हॉलैंड द्वारा, मेरे द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है TAT हेतु कितने कार्ड हैं?
ऑप्शन ए है 10, बी है 20 और सी है 30 और डी है 40। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो पिछले बार 2019 में पेपर आया था, तो जब रिवाइज आंसर की आई तो इसमें सभी को क्या दिया गया, कॉमन अंक दिया गया। क्योंकि इसमें जो ये ऑप्शन है, ये चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है 31। तो इसमें 31 जो कार्ड है उनमें से क्या है, 30 कार्ड क्या होते हैं, अस्पष्ट, जिनमें अस्पष्ट चित्र दिए गए होते हैं, और एक कार्ड क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है। और 30 कार्ड में से क्या है, 10 कार्ड पुरुष से संबंधित चित्र होते हैं और 10 कार्डों में महिला से संबंधित चित्र होते हैं और 10 कार्डों में क्या होते हैं, महिला एवं पुरुष से संबंधित चित्र होते हैं। और जो 31वां कार्ड है ये बिल्कुल खाली होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता 31, लेकिन 31 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो 2019 के पेपर में जब रिवाइज आंसर की आई तो इसमें क्या है, सभी को एक एक अंक दिया गया। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, सेल्फ फेसिंग का सिद्धांत, और सी है निरंतरता का सिद्धांत, और डी है पैटर्न का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन में प्रश्न में पूछा है आपके कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सेल्फ फेसिंग का सिद्धांत क्या है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके आकार को हल्का छोटा कर लेंगे। तो अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है MLL न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, ऑप्शन ए है किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, ऑप्शन बी है सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते, और सी है सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई ही नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम स्थानांतरण संभव है। ऑप्शन ए है स्मरण, बी है सामान्यीकरण, और सी है अवबोधन, और डी है आदतों का निर्माण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकरण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। तो ऑप्शन ए है संवेदी पेशीय अवस्था से, और बी है मूर्त संक्रिया अवस्था से, और सी है औपचारिक संक्रिया अवस्था से, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए है विक्टर रूम, और बी है मैस्लो, और सी है RS वुडवर्थ,
और डी है स्किनर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R.S. वुडवर्थ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया वुंट द्वारा, गिलबर्ट द्वारा, विलियम स्टर्न द्वारा और साइमन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम स्टर्न द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, बी है थर्स्टन और सी है कैटल और डी है गार्डनर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। गार्डनर ने क्या है बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। तो दोस्तों ऑप्शन ए है धनात्मक ऋणात्मक और बी है क्षैतिज लंबीय और सी है एक पक्षीय द्विपक्षीय और डी है एक पुंछीय द्विपुंछीय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु कितनी है 5 वर्ष और कालाक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो दोस्तों हमें इसका क्या है फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो क्या है IQ बराबर होता है मेंटल एज MA/CA। तो दोस्तों हमें जो यहाँ पे क्या मानसिक आयु दे रखी है वो है 5 और जो बच्चे की क्या है कालाक्रमिक आयु दे रखी है वो है 4 और साथ में हम क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो 4 से 100 कटेगा 25 बार और 25 पंजे हो जाएगा 125। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। कौन सा नियम नहीं दिया। तो ऑप्शन ए है तत्परता का नियम और बी है प्रभाव का नियम और सी है अवलोकन का नियम और डी है अभ्यास का नियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा गया शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में कौन है। तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। ऑप्शन ए है
आवश्यकता, और बी है पुनर्बलन, और सी है उद्दीपक, और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनर्बलन, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समय अवधि का क्या मान है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, वो है 6 मिनट ए, और बी है 12 मिनट, और सी है 14 मिनट, और डी है 36 मिनट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 मिनट। जो सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है वो कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है। ऑप्शन ए है विकासात्मक मापनी, और बी है बालक का व्यक्तिवृत्व अध्ययन, और सी है बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है प्याजे, बी है जॉन ऑक, और सी है स्किनर, और डी है वाइगोस्की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाइगोस्की ने क्या दिया, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामान्य और विशिष्ट छात्र क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी, सी है अभिप्रेरणा, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक क्या है, ये तीनों ही बातें क्या है, आवश्यक है। क्षमता का निर्माण और अभिभावकों की भागीदारी और अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसिक मंदता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है औसत मानसिक योग्यता, और बी है औसत से कम मानसिक योग्यता, और सी है औसत से अधिक मानसिक योग्यता, और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानसिक मंदता का तात्पर्य है औसत से कम मानसिक योग्यता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो प्रश्न के आकार को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों को भली भांति ज्ञान हो। क्यों? तो ऑप्शन ए है इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकता को जानने में सहायता मिलती है।
और ऑप्शन बी है इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। और ऑप्शन सी है इससे अध्यापकों को अध्येता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। और ऑप्शन डी है इससे कक्षानुशासन सुनिश्चित होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है शैक्षणिक सामग्री का चयन किससे करना चाहिए। ऑप्शन ए है अध्यापक को किसे करना चाहिए, अध्यापक को, विभाग अध्यक्ष को, संस्थान के प्राचार्य को, और डी है विशेषज्ञों की समिति को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए, तो किसको करना चाहिए, विशेषज्ञों की एक समिति को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है विद्यालयी जीवन स्कूलन की मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, और बी है समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, और सी है बालकों का अनुशासित जीवन, और डी है बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। ऑप्शन ए है समुदाय के सहारे पर, और बी है शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता पर, और सी है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, और डी है अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा